Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 28 January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. First question is total lung capacity in a newborn baby is किसी न्यूबॉर्न बेबी में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है 150 ml 90 ml 180 ml 200 ml यस ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर 150 ml आइए इसके बारे में और जान लें टोटल लंग कैपेसिटी या आप इसे लंग कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं क्या होता है ये वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट ऑफ इंस्पायरेशन जब एक व्यक्ति के द्वारा जितनी हवा लंग्स के अंदर भरी जा सकती हो भर ली जाए तो उस समय एयर का वॉल्यूम जितना लंग्स में मौजूद है उसे टोटल लंग कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है तो सिंपली कहें तो एक व्यक्ति के द्वारा जितनी हवा अपने फेफड़ों में भरी जा सकती है वो लंग कैपेसिटी या टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है अडल्ट्स के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर्स होती है या फिर इसे 6000 ml कह सकते हैं जबकि न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर ये 150 ml होती है प्रीवियस एग्जाम में इन दोनों ही चीजों को यहां से पूछा गया है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल हमारे शरीर में कुल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कितना होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन की नॉर्मल मात्रा या अमाउंट कितनी होती है ये आपको बताना है यस एग्जैक्टली इट इज 6 to 8 ग्राम पर डीएल 6 से 8 ग्राम पर डीएल होता है इसके बाद आपको बताना है प्लाज्मा प्रोटीन में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है वो होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसका आपको लेवल बताना है यस इट इज 4.3 ग्राम पर डीएल 4.3 ग्राम पर डीएल याद रखिएगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन साइज में सबसे छोटा लेकिन अमाउंट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन टाइप है और ये हमारे शरीर के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है जिसके कारण जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यू स्पेस में शिफ्ट नहीं हो पाता इसके अलावा अदर टाइप के इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 2.3 ग्राम पर डीएल और फिब्रिनोजन 0.3 ग्राम पर डीएल की मात्रा में पाया जाता है ये चीज भी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा हमारे ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है इसे आप ब्लड प्लाज्मा कहते हैं और ये टोटल ब्लड का 55% होता है जिसके अंदर वाटर और सॉलिड कंटेंट मौजूद होते हैं रिमेनिंग जो 45% पार्ट है वो ब्लड सेल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे शरीर में ब्लड का टोटल अमाउंट यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स और टोटल बॉडी वेट का ये लगभग 7 से 8% होता है यानी किसी व्यक्ति का वजन अगर मान लीजिए 50 किलो है तो उसके अंदर करीबन 3 किलो के 3.5 केजी के आसपास ब्लड होगा यानी कि टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% ब्लड जो है स्लाइटली एल्केलाइन नेचर का होता है यानी कि इसकी जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होती है और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी फ्लूइड कंटेंट की पीएच यदि 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर का होता है
और 7 से ज़्यादा है तो वो एल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, रेटिनॉल को आप और किस नाम से जानते हैं? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। The right answer is option C, विटामिन ए। अपकमिंग राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग कुछ विटामिन और उनके केमिकल नेम इंपॉर्टेंट हैं, आइए इन्हें हम रिवाइज कर लें। जैसे कि विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी का टाइप यानी D2 इसे कैल्सिफिरॉल कहते हैं। D3 को एर्गो कैल्सिफिरॉल के नाम से जाना जाता है। अब विटामिन बी के सभी टाइप्स को हम रिवाइज करेंगे। टोटल 8 टाइप के विटामिन बी पाए जाते हैं। विटामिन B1 को आप थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। विटामिन B9 को फोलेट या फोलिक एसिड और विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहा जाता है। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिंगलटन प्रेगनेंसी इन हेल्दी वुमेन इज अबाउट, किसी हेल्दी वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान कुल कितना वेट गेन होता है, ये आपको बताना है। 6 से 8 केजी, 3 से 7 केजी, 11 से 14 केजी, 5 से 7 केजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एक हेल्दी वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान टोटल गेन किया गया वेट 11 से 14 किलो के बीच होता है। 11 to 14 kgs is a normal weight that a woman gains during pregnancy period. वुमेन के इस प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं और कितना कितना इनका वेट बढ़ता है, इससे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, आइए इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूट्रस की। प्रेगनेंसी से पहले यूट्रस 60 ग्राम की स्ट्रक्चर होती है, 60 ग्राम का ऑर्गन होता है, जो टर्म प्रेगनेंसी पर 900 से 1000 ग्राम का हो जाता है। ब्रेस्ट का वजन 500 ग्राम तक हो जाता है। ब्लड 1200 से 1500 ml तक बढ़ जाता है। फैट 400 ग्राम्स इंक्रीज होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 1200 ml तक इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो सभी मैटरनल पार्ट्स हैं जिनमें वेट गेन देखने को मिला। अब बेबी के अंदर क्या क्या वेट गेन होता है इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चे का टर्म प्रेगनेंसी पर जो वजन है वो 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में होता है। इसके बाद प्लेसेंटा का नॉर्मल वजन 500 ग्राम होता है और एमनियोटिक फ्लूइड करीब 800 ml होता है टर्म प्रेगनेंसी पर। ये सभी टर्म प्रेगनेंसी पर है, यानी अराउंड 37 वीक ऑफ गेस्टेशन पर है। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है यूट्रस, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड और फीटस। ये 4 चीजें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनके वेट के बारे में पूछा जाता है। और याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर पहले 12 सप्ताह में 1 केजी वेट गेन देखने को मिलता है। फिर 13 सप्ताह से लेकर 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी में 5 केजी वेट बढ़ता है और फिर 29 वीक से लेकर डिलीवरी होने तक 5 केजी वेट गेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अबाउट,
सेल को बाउंड करके रखने वाली सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। यस, एग्जैक्टली इट इज 7.5 to 10 नैनोमीटर। सेल मेम्ब्रेन की मोटाई या थिकनेस 7.5 से 10 नैनोमीटर होती है। सेल मेम्ब्रेन का निर्माण फॉस्फोलिपिड द्वारा होता है और इस चीज को S.J. सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिए गए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा बताया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंदे मातरम स्कीम इज इंक्लूडेड इन। इनमें से वंदे मातरम स्कीम किस में इंक्लूड की गई है? आपके ऑप्शंस हैं RCH प्रोग्राम, IMNCI प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। वंदे मातरम स्कीम RCH प्रोग्राम में इंक्लूड की जाती है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में वंदे मातरम स्कीम को इंक्लूड किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये स्कीम कब लागू हुई थी, तो आप बता सकते हैं 9 फरवरी 2004 को। 9 फरवरी 2004 को ये वंदे मातरम प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अगर इसके उद्देश्य के बारे में आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं सेफ मदरहुड सर्विसेज प्रोवाइड करना और मैटरनल और नियोनेटल डेथ रेट को कम करना। प्रेगनेंसी के दौरान मदर और बच्चे की जो डेथ हो जाती है, मैटरनल और नियोनेटल डेथ हो जाती हैं, उन्हें कम करना और सेफ मदरहुड सर्विसेज प्रोवाइड करना वंदे मातरम स्कीम का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकाइट्रिक कंडीशन इज। ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाली साइकाइट्रिक कंडीशन कौन सी है? डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डेलीरियम। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में डेलीरियम सबसे ज्यादा देखने जाने वाली साइकाइट्रिक कंडीशन है। डेलीरियम का मतलब होता है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी पर्सन फुली कॉन्शियस नहीं होता, कंफ्यूजन में रहता है, यही चीज डेलीरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेलियर इन द lymphatic system to return body fluids adequately result in। हमारे शरीर में प्रोटेक्शन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, जिसमें लिम्फेटिक फ्लूइड मौजूद रहता है जो कि हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जाए, यानी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जिसके कारण इसमें मौजूद फ्लूइड वापस से रिटर्न नहीं हो पाए बॉडी में, तो क्या कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन ए स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, हाथ पांव में सूजन आ सकती है। ऑप्शन बी स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड, चेहरे और हाथों में सूजन आ सकती है। एडिमा इन स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर एडिमा हो सकती है, सूजन आ सकती है। या फिर स्वेलिंग ऑफ टिश्यू एज एडिमा, टिश्यूज के अंदर स्वेलिंग आ जाना। द राइट आंसर इज एडिमा इन स्प्लीन।
हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो आरबीसीज हैं वो स्प्लीन तक आती हैं और यहीं पर इन आरबीसीज को डेड किया जाता है, या फिर यूं कहें कि आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, वो स्प्लीन होता है और यहीं पर आकर सभी आरबीसी फाइनली सेटल डाउन होती हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 120 दिन। स्प्लीन की लोकेशन यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन अंडर द रिब्स। स्प्लीन के फंक्शंस डिस्ट्रॉय आरबीसी, डिस्ट्रॉय पैथोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जब जुड़ता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसी तरह से आपको हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो इसे क्या कहेंगे, और हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगा तो इसे क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। यस, द राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ना कार्बे कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ना कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन कहलाता है। वहीं हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है और हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग सबसे ज्यादा देखी जाती है और इस सिचुएशन में जिन पेशेंट्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है वहां पर ये इरिवर्सिबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन देखा जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से डेथ होने वाले पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस पॉइजनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट के चेहरे का चेरी रेड हो जाना देखा जाता है और ट्रीटमेंट के रूप में 100% ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ रेगुलेटर ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म इज। किसी भी पर्सन में इम्यूनिटी या इम्यून मैकेनिज्म को रेगुलेट कौन करता है, ये आपको बताना है। प्लाज्मा सेल, हेल्पर टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स या फिर सप्रेसर टी सेल्स। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेल्पर टी सेल्स। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। CD4 टी हेल्पर सेल एक प्रकार की टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं। ये ही प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म कहलाती हैं। कैसे, समझते हैं। जैसे ही आपके शरीर के अंदर कोई हार्मफुल पैथोजन एंट्री लेता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन को CD4 सेल द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। आपके शरीर में एंटर हुए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को CD4 टी हेल्पर सेल द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और तुरंत आइडेंटिफिकेशन के बाद इनके द्वारा साइटोकाइनिन्स रिलीज किए जाते हैं। ये साइटोकाइनिन्स यहाँ से जाकर WBC तक मैसेज पहुंचाते हैं कि शरीर में दुश्मन आ चुके हैं, आपको इन्हें डिस्ट्रॉय करना है, इनसे लड़ना है। तब ये WBC एक्टिवेट होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, इससे फाइट करती है। तो याद रखिएगा, जैसे ही शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ली, CD4 टी हेल्पर सेल जो कि एक टी लिम्फोसाइट का टाइप है, ये इसे आइडेंटिफाई करेगी और साइटोकाइनिन्स का रिलीज करेगी। साइटोकाइनिन WBC को एक्टिवेट करेंगे और WBC फिर इनसे फाइट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल इज। सेल का सबसे बड़ा
ऑर्गेनल कौन सा होता है? यस, इट इज न्यूक्लियस। हमारे सेल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाने वाला ऑर्गेनल न्यूक्लियस है और इसे ही हम लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोलर ऑफ सेल न्यूक्लियस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल में होने वाले सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। न्यूक्लियस हमारे सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है और याद रखिएगा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं। यूकैरियोटिक दो प्रकार की सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये इसका एब्सेक्शन है, अपवाद है, आरबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज गोल्गी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसका रीजन ये है कि हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन को ये पैक करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं और डिलीवर करती हैं। एक बार फिर से समझिएगा, हमारी सेल के अंदर राइबोसोम्स जिन्हें आप प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं उनके द्वारा बनाए गए प्रोटीन को सेल के अंदर पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट करने का काम गोल्गी बॉडी द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स seen with the statins are। अगर किसी क्लाइंट को आप स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन दे रहे हैं तो इस मेडिसिन के कारण सबसे ज्यादा सीरियस एडवर्स इफेक्ट कौन सा हो सकता है? ऑप्शंस आर rhabdomyolysis, gastrointestinal disturbances, hypoglycemia, hypothyroidism। Yes, option A is absolutely correct here. Rhabdomyolysis, statins का जो कॉम्प्लिकेशन होता है rhabdomyolysis होता है। आइए इसके बारे में और जान लें। स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन किसी भी क्लाइंट के अंदर जब लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि हार्ट डिजीजेस होने की संभावना रहती है या हो जाती है, तो उस सिचुएशन में लिपिड या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए दी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन लिपिड लोअरिंग एजेंट हैं, यानी लिपिड को कम करने वाली दवाएं हैं। स्टैटिन लिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल का यदि आपसे नॉर्मल लेवल पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 200 mg/dl। यदि आपके शरीर में 200 mg/dl तक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है तो आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये आपके हार्ट की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। और याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल आपकी ब्लड सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इस वजह से इसकी कमी भी अच्छी नहीं है और ज्यादा होने पर हार्ट के लिए ये नुकसानदायक है। अगर इसके यूज की बात की जाए तो आप सिंपली बता सकते हैं कि स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन
मायोकार्डियल इंफ्राक्शन और स्ट्रोक, जिसे आप सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, इनसे बचाव हेतु इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो इससे ब्लॉकेज हो सकता है और क्लाइंट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। स्टैटिन ग्रुप्स की मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल तरीका है, जिस भी मेडिसिन के पीछे आपको स्टैटिन STATIN शब्द लगा मिले तो समझ जाइएगा ये स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन है और लिपिड की मात्रा को कम करने के लिए दी जा रही है। एग्जाम्पल में है एथोरवेस्टेटिन, सिमवेस्टेटिन, ये चीजें यहां पर रहेंगी। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के रेहेब्डोमायोलाइसिस के बारे में। रेहेब्डोमायोलाइसिस होता क्या है? रेहेब्डोमायोलाइसिस होने का खतरा स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिन्हें दी जाती है उनमें बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट को स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन देते हैं लिपिड को कम करने के लिए, तो इस मेडिसिन के कारण क्लाइंट की मसल फाइबर्स में इंजरी हो जाती है, चोट लगती है, नुकसान होता है, ब्रेकडाउन होता है और मसल फाइबर में इंजरी के बाद मसल फाइबर्स अपने अंदर मौजूद कंटेंट को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं और ब्लड में मौजूद ये कंटेंट आगे जाकर किडनी को फेल करवा देते हैं, रीनल फेलियर का कारण बनते हैं। यही चीज रेहेब्डोमायोलाइसिस कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा क्या है रेहेब्डोमायोलाइसिस। जब किसी व्यक्ति को आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन देते हैं, तो ये स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन मसल फाइबर्स को डैमेज कर देती हैं और मसल फाइबर्स में डैमेज के कारण इन मसल्स के अंदर मौजूद कंटेंट सीधा ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाने से ये कंटेंट किडनी तक पहुंचेगा और वहां जाकर किडनी को डैमेज करेगा, रीनल फेलियर का कारण बनेगा। और रीनल फेलियर का हो जाना इस मेडिसिन से ही रेहेब्डोमायोलाइसिस कंडीशन कहलाती है। रेहेब्डोमायोलाइसिस कंडीशन के अंदर क्लाइंट में कौन-कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, पर्सन का यूरिन का कलर या तो डार्क हो जाएगा या फिर रेडिश हो जाएगा। सिंपली कहें तो वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है। यूरिन आउटपुट कम होने लगेगा, पर्सन को वीकनेस रहेगी, पेशेंट में मसल एक्ट देखने को मिलेगा यानी मांसपेशियों में दर्द रहने लगेगा। इस रेहेब्डोमायोलाइसिस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए जैसे ही ये कंडीशन आइडेंटिफाई हो, हमें तुरंत फ्लूइड रिप्लेसमेंट को प्रायोरिटी देना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हाई अमाउंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, ताकि क्लाइंट में रीनल फेलियर की संभावना कम से कम हो और ब्लड में मौजूद ये मसल फाइबर कंटेंट सारा बॉडी से बाहर निकल सके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। Next question. The artery commonly affected during myocardial infarction is। हार्ट अटैक आने पर सबसे ज्यादा कौन सी आर्टरी प्रभावित होती है? रीनल, कोरोनरी, हिपैटिक, कैरोटिड। यस, ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी। हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी पहुंचाती है और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर यही आर्टरी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज राइट अपर क्वाड्रेंट पेन that develops 48 hours after an overdose of aspirin indicate। अगर किसी पर्सन ने एस्प्रिन मेडिसिन की ओवरडोज ले ली हो, यानी बहुत सारी एस्प्रिन मेडिसिन खा ली हो और इस एपिसोड के 48 घंटे बाद पेशेंट के राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करती है? डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन को, लो इसोफेजियल अल्सरेशन को, बिलियरी कॉलिक कंडीशन को, लीवर डैमेज को। यस,
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लीवर डैमेज। आपके एब्डोमेन एरिया में राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर पाया जाता है। मान लीजिए ये कोई पेशेंट है, इस पेशेंट में जब एब्डोमेन का राइट अपर क्वाड्रेंट एरिया आप देखेंगे तो यहाँ पर लीवर पाया जाएगा, और इस हिस्से में पेन होना कहीं ना कहीं लीवर डैमेज को बताता है। आइए इसके बारे में और जान लें। अगर कोई पर्सन एस्प्रिन मेडिसिन की ओवरडोज लेता है और इस एपिसोड के 24 से 48 घंटे बाद उसे राइट अपर एब्डोमेन क्वाड्रेंट पे पेन होता है, तो इसका मतलब है कि इस मेडिसिन के कारण लीवर डैमेज हो रहा है। इस स्टेज के अंदर पेन के साथ साथ और भी कई सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें हिपैटोमीगैली यानी लीवर का साइज बढ़ जाना, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाना, ओलिगोयूरिया, ये सभी फाइंडिंग्स यहां से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलिसाइलेट्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन। एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, ये सभी सैलिसाइलेट ग्रुप की मेडिसिन हैं। इसका इस्तेमाल पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन के लिए किया जाता है। पेन को कम करने, फीवर को कम करने और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए सैलिसाइलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, सैलिसाइलेट जो है एक NSAID ग्रुप की मेडिसिन है। NSAID का फुल फॉर्म है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इस एस्प्रिन मेडिसिन को हम हार्ट पेशेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली जहां पर ब्लड को थिन करने की आवश्यकता हो, क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिले करने की आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर रेट असेस्ड बाय। किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की फेलियर रेट के असेसमेंट हेतु कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? यस, एग्जैक्टली। कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर रेट को असेस करने के लिए पर्ल इंडेक्स और लाइफ टेबल एनालिसिस नाम के दो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्ल इंडेक्स, लाइफ टेबल एनालिसिस। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्ल इंडेक्स होता क्या है, तो आप बताएंगे पर्ल इंडेक्स को हम 100 वुमन ईयर नाम से भी जानते हैं, और ये किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर को मेजरमेंट करने का एक टूल है। इस टूल में कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन टोटल मंथ्स ऑफ एक्सपोजर मल्टीप्लाइड बाय 1200। This is the formula to calculate Pearl index. Take a screenshot. Next question. Vaccine contraindicated in pregnancy. प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जा सकता, ये आपको बताना है। नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। यस, आप बिल्कुल सही हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जितने भी लाइव वैक्सीन्स हैं उन्हें नहीं दिया जाता। ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट वन। येलो फीवर को हम प्रेगनेंसी के दौरान आवश्यकता होने पर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which client can best be assigned to newly licensed practitioner nurse? इन चारों में से किस क्लाइंट को आप नई नर्स को केयर के लिए असाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए, द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी। ऑप्शन बी, द क्लाइंट पोस्ट कोरोनरी बाईपास। ऑप्शन सी, क्लाइंट विथ TURP। ऑप्शन डी, क्लाइंट विथ diverticulitis।
देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना है जिसमें ये चीज पता चल रही हो कि जो क्लाइंट इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल है उसे हम नई नर्स को केयर के लिए देंगे। यानी मोस्ट स्टेबल पेशेंट को आप न्यूली लाइसेंस्ड नर्स को केयर के लिए दे सकते हैं। लिख लीजिएगा, मोस्ट स्टेबल पेशेंट न्यू नर्स को दिए जा सकते हैं। अब यहां पर मोस्ट स्टेबल पेशेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ऑप्शन ए की यदि बात करें तो अगर किसी क्लाइंट को आप कीमोथेरेपी ड्रग दे रहे हैं तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस नर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन पेशेंट में इन ड्रग्स के कारण कभी भी टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट जैसी कंडीशन हो सकता है और इसे मैनेज के लिए एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होगा। अगर किसी क्लाइंट को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट जैसा प्रोसीजर हुआ है तो वहां पर हमें एक्सपीरियंस्ड नर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है और इसे टेकल करने के लिए एक्सपीरियंस पर्सन का होना जरूरी भी है। ऑप्शन सी के अंदर TURP प्रोसीजर दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेक्टोमी। ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेक्टोमी, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका रिमूवल किया जा चुका है और ऐसे पेशेंट के अंदर लगातार इरिगेशन सॉल्यूशंस चलते रहते हैं जो कि ब्लैडर को वॉश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रकार के पेशेंट में कहीं ब्लीडिंग ज्यादा तो नहीं हो रही, इसे देखने के लिए एक्सपीरियंस पर्सन की आवश्यकता होगी। ये पेशेंट भी हम न्यूली नर्स को नहीं दे सकते। फाइनली हमारे पास डाइवर्टिक्यूलाइटिस का पेशेंट बचता है, जो कि इन तीनों पेशेंट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा स्टेबल भी है। डाइवर्टिक्यूलाइटिस वह कंडीशन है जिसमें इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं और इससे पेशेंट को एब्डोमेन रिलेटेड डिस्कम्फर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे मोस्ट स्टेबल पर्सन है, इसलिए हम इस न्यूली लाइसेंस नर्स को ये पेशेंट केयर के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a specific mask used for preventing H1N1 is। H1N1 कंडीशन के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कौन सा मास्क इस्तेमाल किया जाता है? वेंचुरी मास्क, रीब्रीदर मास्क, हैपा मास्क, फेस मास्क। यस, हियर हैपा मास्क इज द राइट ऑप्शन। H1N1 को प्रिवेंट करने के लिए हैपा मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। हैपा की फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर रेस्पिरेटर। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, प्रीवियस एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर रेस्पिरेटर। Take screenshot for your revision. Next question. First discovered bacteria was। सबसे पहले किस बैक्टीरिया की खोज की गई थी? Yes, answer is Mycobacterium tuberculosis। आप बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले डिजीज, टीबी डिजीज का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, इस बैक्टीरिया को ही सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और इस बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम था रॉबर्ट कोच और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और इस टीबी डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के कारण टीबी डिजीज को हम कोच डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया गया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। किसने इसे ढूंढा? रॉबर्ट कोच ने। इस टीबी बैक्टीरिया की खोज के कारण कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाने लगा और टीबी डिजीज को कोच डिजीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एक्यूट चेस्ट पेन। इन चारों में से किस टेस्ट का इस्तेमाल आप एक्यूट चेस्ट पेन होने पर डायग्नोसिस के लिए करते हैं? अगर किसी पर्सन को अचानक सीने में बहुत तेज दर्द हो तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे आप? SGOT एस्टिमेशन, ट्रोपोनिन टी और आई एस्टिमेशन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन, LDH estimation? The right answer is option B, troponin T और I estimation। जब भी किसी क्लाइंट को चेस्ट पेन होता है तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण ये माना जाता है कि क्लाइंट के हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से वहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये हार्ट सेल्स डेड होने लगती हैं और क्लाइंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है। अगर ये सेल्स डेड हो जाएंगी तो इन सेल्स के अंदर मौजूद ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी नाम का जो कंटेंट है वो हार्ट सेल से निकलकर ब्लड में आ जाएगा और जब हम चेस्ट पेन होने पर क्लाइंट की बॉडी में ब्लड में ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई का लेवल चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्लड में ट्रोपोनिन टी और आई का लेवल बढ़ा हुआ है। तो इनके लेवल का बढ़ा हुआ पाया जाना हमें सीधा सीधा ये बताता है कि क्लाइंट में हार्ट अटैक आया है, उसकी हार्ट की सेल्स डैमेज हुई हैं और इसी वजह से हम ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई टेस्ट करवाते हैं, इनका एस्टिमेशन करवाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई में हार्ट कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे ट्रोपोनिन आई सबसे बेस्ट है। ट्रोपोनिन आई जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स के अंदर पाया जाता है और इसका बढ़ा हुआ लेवल 100% ये बताता है कि क्लाइंट के अंदर हार्ट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हुई है, इसलिए इसे हम बेस्ट मानते हैं। इसके ऑपोजिट ट्रोपोनिन टी जो है ये कार्डियक मार्कर हार्ट के अलावा बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी पाया जाता है और अगर उन ऑर्गन्स में किसी प्रकार का डैमेज हो तब भी ब्लड में इसका लेवल बढ़ सकता है। तो इसके बिहाफ पर हम सिर्फ हार्ट की कंडीशन का अंदाजा नहीं लगा सकते, इस वजह से ट्रोपोनिन आई को हम बेस्ट कार्डियक मार्कर बोलते हैं। इसके अलावा LDH का फुल फॉर्म होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस और ये हमारे शरीर के कई वाइटल ऑर्गन्स में पाया जाता है। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो दो फुल फॉर्म्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, AST SGOT, ALT SGPT। AST ALT ये दोनों ही लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने में करवाए जाने वाले टेस्ट हैं और इससे लीवर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। AST को आप SGOT के नाम से भी जानते हैं। AST का फुल फॉर्म है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। SGOT का नाम है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज।
ALT का फुल फॉर्म है एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज। SGPT का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेज। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में इनके फुल फॉर्म्स को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का रिच सोर्स कौन सा है? आंवला, एप्पल, गुआवा, बनाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आंवला। जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला, मौसमी, नारंगी, लेमन, ये सभी, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपसे बनाना के अंदर क्या कंटेंट पाया जाता है ये पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं बनाना जो है पोटेशियम का रिच सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको किसी भी पर्सन में टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट वेट फ्लूइड के कारण होता है ये बताना है। फ्लूइड परसेंटेज अकॉर्डिंग टू टोटल बॉडी वेट ये आपको बताना है। सबसे पहले चिल्ड्रन की बात करेंगे तो, या फिर सबसे पहले आप न्यूबॉर्न ले लीजिए। न्यूबॉर्न बेबी के शरीर में मौजूद कुल वजन का कितना परसेंट हिस्सा फ्लूइड के कारण होता है? यस, इट इज अराउंड 90% वेट। बच्चे के शरीर में 90% वजन फ्लूइड के कारण होता है, लिक्विड कंटेंट या पानी के कारण होता है। अब जब चाइल्ड की बात की जाए तो यस, एग्जैक्टली, उनके टोटल बॉडी वेट का 80% फ्लूइड होता है। अडल्ट में बात की जाए तो यस, एक्सीलेंट, 60%, और इससे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है अडल्ट के टोटल बॉडी वेट का कितना हिस्सा, कितना परसेंट फ्लूइड के कारण होता है, पानी के कारण होता है। तो आप बताएंगे 60%, यानी अगर किसी अडल्ट पर्सन का वजन 100 किलो है तो 60 किलो उसमें पानी होगा। और ओल्ड एज के अंदर ये परसेंटेज कम हो जाता है क्योंकि ओल्ड एज के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है और ये टोटल बॉडी वेट का 50% रह जाता है। आपसे एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है कि जैसे कि मान लीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आप नोट कर लेते हैं इसे, कि जैसे किसी पर्सन के अंदर फ्लूइड को आपको क्लासिफाई करना हो, जैसे कि मान लीजिए टोटल बॉडी फ्लूइड है, इसे आप कैटेगराइज करना चाहें तो दो पार्ट्स में कर सकते हैं। पहला होता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर टोटल बॉडी वेट का 2/3 पार्ट फ्लूइड होता है, जबकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात की जाए तो ये 1/3 पार्ट होता है। इंट्रासेल्यूलर स्पेस में मौजूद फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, इसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस वाला जो फ्लूइड है वो आपका इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि दो सेल्स के बीच में इंट्रावीनस फ्लूइड और थर्ड स्पेस के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड होता है। तो इस तरह से आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse overhears the patient care assistant speaking harshly to the client with dementia. The charge nurse should. आप किसी हॉस्पिटल के अंदर चार्ज नर्स या इंचार्ज नर्स की पोस्ट पर काम कर रहे हैं और आप ड्यूटी के दौरान कुछ तेज आवाजें सुनते हैं और देखने पर आप ये पाते हैं कि एक डिमेंशिया का पेशेंट है और इस पेशेंट को केयर देने वाला पेशेंट केयर असिस्टेंट इससे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बातचीत कर रहा है, इसे डांट रहा है, इसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एज इंचार्ज क्या करेंगे? एक बार फिर से समझिएगा,
एक डिमेंशिया का पेशेंट है, यानी जिसमें मेमोरी लॉस हो चुका है, ऐसे पेशेंट की केयर के दौरान पेशेंट केयर असिस्टेंट उससे हार्शली बिहेव करता है, हार्श तरीके से बातचीत करता है, तो इस सिचुएशन में एज अ इंचार्ज नर्स आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज चेंज द नर्सिंग असिस्टेंट्स असाइनमेंट। आप इस नर्सिंग असिस्टेंट को दूसरा पेशेंट केयर के लिए दे देंगे। ऑप्शन बी, एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विथ नर्सिंग असिस्टेंट। आप नर्सिंग असिस्टेंट को बुलाकर उससे पूरे मैटर के बारे में, इस पूरी चर्चा के बारे में जानकारी लेंगे। ऑप्शन सी, डिस्कस द मैटर विथ क्लाइंट्स फैमिली। आप ये मैटर क्लाइंट की फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे। ऑप्शन डी, इनिशिएट अ ग्रुप सेशन विथ नर्सिंग असिस्टेंट। आप इस नर्सिंग असिस्टेंट को ग्रुप सेशंस अटेंड करवाएंगे। देखिएगा यहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आंसर देना है, समय के हिसाब से आंसर देना है। यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आप किसी हॉस्पिटल स्टाफ को पेशेंट के साथ बुरा व्यवहार करते हुए देखते हैं, तो आप सबसे पहले उस स्टाफ के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आप इस पेशेंट के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। यहाँ पर पूरे मैटर को समझने के बाद अब आप दूसरे एक्शंस ले सकते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले किए जाने वाले स्टेप ऑप्शन बी को करेक्ट माना है। ऑप्शन वन में कहा गया था कि आप इस पेशेंट केयर असिस्टेंट को दूसरा पेशेंट दे देंगे क्योंकि इसके साथ उसने गलत व्यवहार किया। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हमें पहले इस पूरे मैटर को जानना होगा कि ऐसा उसने क्यों किया। उसके बाद ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि आप ये मैटर पेशेंट की फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे। ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, फैमिली मेंबर्स को ये सब बताएंगे, तो इससे और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आप नर्सिंग असिस्टेंट को ग्रुप सेशंस करवा सकते हैं, जिससे उसे ये सीखने को मिलेगा कि इस तरह के पेशेंट से किस प्रकार से डील किया जाता है, उन्हें कैसे केयर प्रोवाइड की जा सकती है। ग्रुप सेशन अटेंड करवाना फायदेमंद है, लेकिन ये सबसे पहले किया जाने वाला स्टेप नहीं है, इसलिए हमने इसे इनकरेक्ट माना। नेक्स्ट आपको बताना है कि किसी अडल्ट पर्सन में कितना ml पर केजी बॉडी वेट ब्लड वॉल्यूम होता है। किसी अडल्ट पर्सन में पर केजी बॉडी वेट के अनुसार कितना ml ब्लड मौजूद होता है। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। 80 ml पर केजी बॉडी वेट। याद रखिएगा, अडल्ट पर्सन के अंदर 80 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ब्लड वॉल्यूम होता है। हमारा जो ब्लड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, और ब्लड के अंदर मौजूद आरबीसी पर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इस ब्लड का कलर रेड होता है। याद रखिएगा, हमारी जो आर्टरीज के अंदर पाया जाने वाला ब्लड है, इसका एग्जैक्ट कलर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे स्कारलेट रेड कलर, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और वेन के अंदर पाए जाने वाले ब्लड को हम पर्पल रेड कलर के ब्लड से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client who has been treated for angina is discharged in stable condition. At a clinic visit, he tells the nurse he has anginal pain. When he has sexual intercourse with his wife, what is the best response for the nurse to make? आपने किसी एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट किया और स्टेबल कंडीशन में उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया,
यानी पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, उसे घर भेज दिया। अब ये क्लाइंट आपके पास नेक्स्ट डे आता है और कहता है कि अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान उसे एंजाइनल पेन हो रहा है, यानी सीने में दर्द हो रहा है। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपके द्वारा कौन सा रिस्पॉन्स सबसे बेस्ट होगा? ऑप्शन वन, डू यू हैव एम्बिवेलेंट फीलिंग्स टुवर्ड्स योर वाइफ? आप अपनी वाइफ से किसी प्रकार की एम्बिवेलेंट फीलिंग्स रखते हैं, यानी कंफ्यूजन की भावना रखते हैं। ऑप्शन टू, मैनी persons with angina have less pain when their partner assumes the top position. कुछ लोगों में स्टडी से ये पाया गया है कि एंजाइना के पेशेंट्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यदि उनका पार्टनर जो कि हेल्दी है वो अगर टॉप पोजीशन पे रहेगा तो इससे उनमें एंजाइनल पेन होने की संभावना कम होगी, यानी जो दूसरा पार्टनर है वो सेक्सुअल एक्टिविटी को लीड करेगा, टॉप पोजीशन पर रहेगा, जिससे पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन थ्री, बी श्योर दैट यू अटेम्प्ट इंटरकोर्स ओनली व्हेन यू आर वेल रेस्टेड एंड रिलैक्स। आप इस पेशेंट को समझाएंगे कि आप सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स उसी समय कर सकते हैं जब आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्टिंग फेज में है, रिलैक्स मोड में है। ऑप्शन फोर, you might try having a cocktail before sexual activity to help you relax. आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले एक कॉकटेल ले सकते हैं जो कि आपको रिलैक्स रहने में मदद करेगी। एंजाइनल पेशेंट को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन की कंप्लेन के साथ आने पर आप इसे क्या समझाएंगे? यस, एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आप अपने पार्टनर को लीड करने का मौका दें, उसे टॉप पोजीशन पर रहने दें, ताकि आपको कम से कम एक्टिविटी करनी होगी और इस कम एक्टिविटी के कारण आप में एंजाइना का पेन भी कम होगा। तो ऑप्शन टू इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with COPD complains of headache and a racing heart. He is also restless and somewhat confused. Which problem would the nurse suspect? एक chronic obstructive pulmonary disease का पेशेंट है जो कि आपसे हेडेक और रेसिंग हार्ट की कंप्लेन बताता है। क्लाइंट के अंदर ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है ये आपको बताना है। ड्यू टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ड्यू टू रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ड्यू टू मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। The right answer is option A, respiratory acidosis. देखिएगा, COPD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि ये एक रेस्पिरेशन से रिलेटेड कंडीशन है, लंग्स से रिलेटेड सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप मेटाबॉलिक वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन होने पर क्लाइंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होगा और एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन के डेवलप होने के कारण क्लाइंट में हेडेक और रेसिंग हार्ट जैसी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? यस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ
biological fluid of body found between cell membrane and nucleus. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ बॉडी या फिर साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The nurse is preparing a client for mammography. To prepare the client for mammogram, the nurse should tell the client. किसी क्लाइंट को मैमोग्राफी प्रोसीजर के लिए तैयार करते समय एज अ नर्स आप उसे कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? ऑप्शन ए, to omit creams, powders और deodorants before exam. इस टेस्ट से पहले क्लाइंट को जिस जगह टेस्ट होना है वहां पर ना तो क्रीम लगानी है, ना पाउडर लगाना है, ना ही डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करना है. ऑप्शन बी, दैट मैमोग्राफी रिप्लेस द नीड ऑफ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम्स. मैमोग्राफी प्रोसीजर करवाने के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं होती. ऑप्शन सी, मैमोग्राफी रिक्वायर्स हायर डोज ऑफ रेडिएशन देन एन एक्सरे. मैमोग्राफी प्रोसीजर में ज्यादा रेडिएशन की आवश्यकता होती है एक्सरे के मुकाबले. या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं. The right answer is ऑप्शन ए. सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैमोग्राफी प्रोसीजर होता क्या है. प्रोसेस बाय विच वी कैन डायग्नोसिस ट्यूमर और एबनॉर्मेलिटी ऑफ ब्रेस्ट बाय यूजिंग एक्सरे. मैमोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम एक्स-रेज का इस्तेमाल करके ब्रेस्ट में मौजूद ट्यूमर या एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जिन वुमेन्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है उनमें ब्रेस्ट ट्यूमर है या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए जो एक्सरे एग्जामिनेशन करवाया जाता है वो ही मैमोग्राफी कहलाती है. और याद रखिएगा, इस प्रोसीजर को करने से पहले अगर ब्रेस्ट या अफेक्टेड आर्म के आसपास आपने क्रीम, पाउडर, डिओड्रेंट आदि किसी भी चीज का इस्तेमाल किया तो इनमें मौजूद केमिकल्स की वजह से जो एक्सरेज हैं वो डाइवर्ट हो सकती हैं और रिजल्ट जो है बदल सकता है. इसी वजह से कहा जाता है कि मैमोग्राफी प्रोसीजर होने से पहले आपको शरीर के इस हिस्से और इसके आसपास के हिस्से पर किसी भी प्रकार का केमिकल, क्रीम, पाउडर, डिओड्रेंट आदि का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना रिजल्ट गलत आ सकता है. इसके अलावा मैमोग्राफी टेस्ट करवाने के पहले और बाद में हमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए. ये इसकी आवश्यकता को खत्म नहीं करता. और मैमोग्राफी प्रोसीजर के अंदर इक्वल रेज का इस्तेमाल किया जाता है, सेम एज द अमाउंट ऑफ एक्स-रेज. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आईसीडी ट्यूब क्या होता है. आईसीडी ट्यूब का फुल फॉर्म है इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब. इसे हम चेस्ट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं. कई बार इसे थोरैसिक कैथेटर भी कहा जाता है. याद रखिएगा, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इंसर्टेड बाय चेस्ट वॉल टू ड्रेन फ्लूइड, ब्लड, पस, एयर फ्रॉम द चेस्ट. अगर किसी पेशेंट के चेस्ट एरिया में एबनॉर्मल रूप से फ्लूइड, ब्लड, पस या एयर एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो इसे वहां से निकालने के लिए इंटरकोस्टल स्पेस से एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है. इसी ट्यूब को हम इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब का नाम देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
द पर्पस ऑफ लिम्फ नोड्स इज टू ट्रैप। हमारे शरीर में जो लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, उनका क्या पर्पस है, उन्हें क्यों बनाया जाता है? एंटीजेंस को पकड़ने के लिए यानी ट्रैप करने के लिए, मैक्रोफेजेस को ट्रैप करने के लिए, हॉर्मोन्स को ट्रैप करने के लिए और आरबीसीज को ट्रैप करने के लिए। ट्रैप करने का मतलब है जाल बिछाकर पकड़ना। जैसे कि आप किसी भ्रष्टाचारी को आबकारी विभाग वाले पकड़ते हैं, उसी प्रकार से लिम्फ नोड भी हमारे शरीर में किस चीज को पकड़ती है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटीजेंस। एंटीजन के बारे में आप सभी जानते हैं। एंटीजन वो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे शरीर में आकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बीमार करते हैं। तो ऐसे सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटीजन्स को हमारे शरीर में मौजूद लिम्फ नोड्स ट्रैप करती हैं और फिर मैक्रोफेजेस के द्वारा इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्मॉल किडनी शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में इन लिम्फ नोड्स का काम है लिम्फेटिक फ्लूइड को फिल्टर करना। ये लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक फ्लूइड के साथ साथ एंटीजन को भी ट्रैप करते हैं, और जैसे ही कोई एंटीजन यहाँ पर आइडेंटिफाई होता है, यहाँ पर मौजूद मैक्रोफेजेस के द्वारा उन्हें फैगोसाइटिस प्रोसेस के द्वारा किल कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? इंडिया में 1000 मेल पर फीमेल कितनी हैं, ये आपको बताना है। यस, इंडिया का वर्तमान सेक्स रेशियो है 1000 मेल्स के ऊपर 1020 फीमेल। पहले 1000 मेल पर फीमेल की संख्या काफी कम थी, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके बाद फीमेल चाइल्ड का काफी ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो रहा है, और इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि अब पूरे इंडिया में मेल्स की तुलना में फीमेल चाइल्ड ज्यादा संख्या में हो गई है। तो इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1020 फीमेल्स हैं 1000 मेल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट has been found to be human immunodeficiency virus positive when teaching the infant's mother, which action should the nurse instruct the mother to take? एक इन्फेंट है जो HIV पॉजिटिव है। इस बच्चे की केयर करने वाली उसकी मदर को नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से कौन सा इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है? ऑप्शन वन, check the anterior fontanel for bulging and the sutures for widening each day। इस बच्चे के एंटीरियर फंटैनल को हमें बल्जिंग है या नहीं इस चीज के लिए असेस करते रहना है, और सूचर्स वाइड है या नहीं इस चीज को भी असेस करते रहना है। ऑप्शन टू, feed the infant in upright position with head and chest tilted slightly back to avoid aspiration। इस बच्चे को बिल्कुल सीधा बैठाकर फीडिंग करवाएंगे ताकि इसमें एस्पायरेशन ना हो, यानी इसका जो ब्रेस्ट मिल्क है, फीडिंग है, वो लंग्स में ना जा पाए। सॉरी, ब्रेस्ट फीड नहीं, यहाँ पर फीडिंग समझिएगा, बिकॉज इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन HIV पॉजिटिव वुमेन। तो बच्चे को आप जो भी फीडिंग करवाएंगे वो सीधा बैठा के करवाएंगे ऑप्शन टू के अनुसार। ऑप्शन थ्री कहता है प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर टू इन्फेंट एंड चेंज द इन्फेंट्स डायपर आफ्टर ईच वॉइडिंग और स्टूल। इस बच्चे में हर बार स्टूल या यूरिन पास करने के बाद डायपर को हमें चेंज करना है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की स्किन रैशेज ना हो, उसे प्रॉपर स्किन केयर भी देते रहना है।
ऑप्शन 4, feed the infant with special nipple and burp the infant frequently to decrease the tendency to swallow air. इस बच्चे को फीडिंग करवाते समय बीच बीच में बर्प इन बिटवीन मीन कराना है, यानी बच्चे के माउथ में फीडिंग के समय जो फीड के साथ एयर चली गई है उसे बाहर निकलने का मौका देना है, ताकि बच्चे में वॉमिटिंग ना हो, रिगर्गिटेशन ना हो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको गौर करना है, जो पॉइंट आपको लगता है कि HIV पॉजिटिव डिजीज कंडीशन से रिलेटेड है उसे ही आप सेलेक्ट करें। जैसे कि ऑप्शन 4 के अंदर बताया गया है कि बच्चे को जब आप फीड करवा रहे हैं स्पेशल निप्पल से, तो फीडिंग के दौरान बच्चा फीड के साथ साथ एयर भी स्वेलो कर लेता है, और अगर इस एयर को आपने बीच बीच में निकलने का मौका नहीं दिया तो इससे बच्चे में रिगर्गिटेशन हो सकता है। तो ये ऑप्शन HIV से रिलेटेड नहीं है। एंटीरियर फंटेनल में बल्जिंग होना इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़े हुए को बताता है, जो कि HIV से रिलेटेड नहीं है। ये यहाँ पर हाइड्रोसिफेलस कंडीशन से संबंधित हो सकता है। ऑप्शन 2 के अंदर बच्चे को हमेशा सीधा बैठाकर इस तरह से फीडिंग करवानी है कि बच्चा एस्पायरेट ना कर जाए। ये भी HIV से संबंधित ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फाइनली आपके पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3, जिसमें बच्चे को हर बार वॉइडिंग या स्टूल पास करने के बाद डायपर चेंज करवाने के लिए कहा जा रहा है, और हमेशा मेटिकुलस स्किन केयर देने के लिए कहा जा रहा है, ताकि बच्चे में किसी भी प्रकार का सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप ना हो जाए। और एक चीज आप याद रखिएगा, जितनी भी HIV पॉजिटिव मदर्स होती हैं उनसे होने वाले बच्चों में 18 महीने तक HIV पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि 18 महीने की उम्र तक इन बच्चों में मदर के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इनमें ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो हमें इनके सेकेंडरी इन्फेक्शन से इन्हें बचाना है। नेक्स्ट आपको बताना है कोलेसिस्टेक्टोमी शब्द का क्या मीनिंग होता है। What does the term cholecystectomy means? Yes, cholecystectomy means surgical removal of gallbladder. अगर किसी क्लाइंट में आप गॉल ब्लैडर को सर्जरी द्वारा रिमूव कर रहे हैं तो ये चीज कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाती है, और ये प्रोसीजर गॉल ब्लैडर में यदि स्टोन्स बन जाएं तो किया जाता है। गॉल ब्लैडर जिसके अंदर बाइल रहता है उसे यदि सर्जरी द्वारा गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर रिमूव किया जाए तो ये प्रोसीजर कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cell is discovered by। no options for this question। सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी होंगी और उसी के हिसाब से ऑप्शन में दिए गए आंसर को चुनना होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईयर के अंदर डेथ सेल को डिस्कवर किया था, सबसे पहले डेथ सेल को आइडेंटिफाई किया था, देखा था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप बताएंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की और माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है सेल की डिस्कवरी किसने की और ऑप्शन में
दोनों ही चीजें मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप रॉबर्ट हुक को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इन्होंने 1665 में सबसे पहले डेड सेल को देखा था, आइडेंटिफाई किया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिविंग सेल किसने देखी थी, खोजी थी, तो आप बताएंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, खोज की थी, और उसके बाद इसी से इन्होंने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। तो ये छोटी सी चीज है, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, non-steroidal anti-inflammatory drugs are commonly used in treatment of musculoskeletal conditions. It is important for the nurse to remind the client to NSAID medicine मस्कुलोस्केलेटल पेन जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। आपको इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट इस मेडिसिन के रिगार्डिंग क्लाइंट को बताना जरूरी है? ऑप्शन 1, टेक NSAID एटलीस्ट 3 टाइम्स पर डे। आपको ये दवा दिन में 3 बार कम से कम लेनी है। ऑप्शन बी, टेक एंटासिड्स 1 आवर आफ्टर टेकिंग NSAID। NSAID लेने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको एंटासिड लेना है। ऑप्शन 3, टेकिंग NSAID विथ फूड। NSAID को आप खाने के साथ लें, या फिर इनमें से कोई नहीं। Which statement correct regarding NSAIDs? Yes, the right answer is option 3। आप जब भी NSAID ड्रग लें तो हमेशा इसे खाने के साथ लें। इसका कारण क्या है? जितनी भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ये आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर सकती हैं, यानी कि आपके स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग है, मेम्ब्रेन है, उसे इरिटेट कर सकती हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जितने भी NSAID ड्रग्स हैं, उसे हमेशा खाना खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए, ताकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, इरिटेशन, ब्रेकडाउन ना हो पाए। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो NSAID हमेशा दिन में 1 से 2 बार ली जाती है, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर 3 बार दी जाती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। NSAID मेडिसिन और एंटासिड्स अगर साथ में लिए जाते हैं या कम ड्यूरेशन के गैप से लिए जाते हैं, तो एंटासिड्स जो है NSAID ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है, यानी इसे एब्जॉर्ब नहीं होने दे सकता, तो इसे कभी भी हमें साथ में नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्जर ऑफ बॉडी। सोल्जर ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? यस, आप बिल्कुल सही हैं। हमारे शरीर में सैनिक के रूप में WBC को जाना जाता है। सोल्जर ऑफ बॉडी इज व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सोल्जर ऑफ सेल, तो आप बताएंगे लाइसोसोम्स को। जैसे हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जब एंटर होता है, इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, तो इससे लड़ने के लिए, इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए WBC वहां जाती है। तो हमारी बॉडी का सोल्जर है WBC। और अगर कोई इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सेल के अंदर एंट्री ले ले, तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले लाइसोसोम्स वहां जाते हैं। और याद रखिएगा, लाइसोसोम्स के अंदर लाइसोजाइम, या फिर इसे आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, ये एंजाइम पाया जाता है जो कि इस इंफेक्शन को किल करता है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से ये लाइसोसोम्स हाइपर एक्टिव हो जाएं, तो ये अपनी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इसे हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाती हैं। अगर खूब सारी सेल्स के ग्रुप को बना दिया जाए तो इनसे बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है। यस, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं। यस एग्जैक्टली, खूब सारे टिश्यूज का समूह मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम सिस्टम के नाम से जानते हैं। बॉडी सिस्टम, बॉडी में पाया जाने वाला सिस्टम, और ग्रुप ऑफ सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी मिलती है, पूरा शरीर बनता है। तो ये बेसिक टर्म्स प्रीवियसली पूछी गई हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रोफाइलैक्सिस डोज ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन। किसी बच्चे में विटामिन ए की कुल प्रोफाइलैक्टिक डोजेस कितनी होती हैं। 12, 10, 9, 4। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। विटामिन ए की कमी बच्चों में ना हो जाए, इस चीज से बचाव हेतु उन्हें कुल 9 डोजेस दी जाती हैं। आइए इससे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की जो पहली डोज होती है वो बच्चे को 9 महीने की उम्र पर दी जाती है। याद रखिएगा, विटामिन ए को हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और बच्चे को जब 9 मंथ्स के होने पर मीजल्स वैक्सीन को लगवाने हेतु हॉस्पिटल बुलाया जाता है, उसी समय विटामिन ए भी ओरली इन्हें दिया जाता है। इस समय बच्चे को दी जाने वाली डोज 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। बच्चे को विटामिन ए की जो पहली डोज दी जाती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml की होती है। इसके बाद विटामिन ए की सेकेंड डोज जो है 16 से 18 महीने के होने पर डीपीटी बूस्टर की डोज लेने आते समय दी जाती है और इस समय जो विटामिन ए की डोज होती है वो 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और यहां से याद रखिएगा, पहली डोज को छोड़कर रिमेनिंग 8 डोजेज सभी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती हैं और हर डोज को दूसरी डोज लगने के बाद हर 6-6 महीने के अंतराल से दिया जाता है 5 साल की उम्र होने तक। याद रखिएगा, पहली डोज लगी 9 महीने पर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की, उसके बाद सभी डोजेज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होंगी और दूसरी डोज लगेगी 16 से 18 महीने की एज पर और उसके बाद बची हुई सभी डोजेज हर 6 महीने के अंतराल से लगाई जाएंगी। इस तरह से टोटल 9 डोजेज हो जाती हैं, 5 साल की उम्र तक ये लगाई जाती हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का इन 9 डोजेज के अंदर कुल कितना अमाउंट दिया जाता है तो आप बताएंगे 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये सभी चीजें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी यदि पर्सन को होती है, बच्चे को होती है, तो उसके अंदर उसका विजन प्रभावित हो सकता है, यानी देखने की क्षमता उसकी डिस्टर्ब हो सकती है, आंखों से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, विच फाइंडिंग इंडिकेट कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ HIV एड्स। इनमें से कौन सी फाइंडिंग HIV एड्स के कंफर्म डायग्नोसिस को बताती है। CD4 सेल काउंट का 1000 से कम होना, 600 से कम होना, 200 से कम होना या फिर 400 सेल्स पर mm³ से कम होना। CD4 सेल काउंट कितने से कम हो जाए कि हम क्लाइंट को HIV एड्स पॉजिटिव मान सकते हैं।
Yes, option C is correct here. CD4 सेल काउंट 200 सेल्स पर mm³ से कम होना HIV एड्स को बताता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की रेगुलर क्लास देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।